हेलो साथियों, आज हम बात करते हैं रीट मेंस में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में। ये क्लास 9th की जो बुक चलती है आरबीएसई बोर्ड में, उसमें है इंडेक्स है उस बुक का, जिसमें कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट और संग्रहण युक्तियाँ, संचार एवं इंटरनेट तकनीकी, कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क, इंटरनेट तकनीकी, प्रोसेसिंग टूल्स, और जो ये तो कंप्यूटर के आधार हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, ये यूनिट्स दी गई हैं। विस्तार से बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, जो सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो आधार है उसमें कंप्यूटर का परिचय है, और जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज वगैरह हैं वो सभी कंप्यूटर के आधार में आ जाती है। ये सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक में दिया गया है आपके। सबसे पहले बात करते हैं जो कंप्यूटर है उसमें जो कंप्यूट शब्द से हुई है उसकी उत्पत्ति। और जो कंप्यूट शब्द है वो अंग्रेजी का है, कोई भी गाइड में अलग दिया हो, पर ये 9th क्लास के आरबीएसई बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की किताब है। इसमें जो कंप्यूट शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जो मेन चीज़ें हैं जो पढ़ने के लिए जी क्वेश्चन पुटअप वो अपन देखते हैं। कंप्यूटर में दो तरह के आंकड़े होते हैं, एक तो इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट्स होते हैं। जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं इन्हें रो डाटाज, जैसे सूचना है, आंकड़े आदि को इनपुट कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं यानी अपरिष्कृत आंकड़े, तो हमें एक मीनिंगफुल सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचनाएं होती हैं, उनको आउटपुट कहते हैं, वो प्राप्त होती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर की कोई विशिष्ट भाषा होती है, उसमें जो निर्देश होते हैं उनके समूह को प्रोग्राम्स कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है इसमें। और एक सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या काम करता है, उसके जो संकेत होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस संकेत होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर है वह अंकों पर कार्य नहीं करता है, ये डाटा पर सीधा काम करता है। जैसे ताप नापना हो, दाब हो, लंबाई हो, विद्युत और अन्य जो भी होते हैं उनके लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके संकेत सतत होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है वह मेनली किस में यूज किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पीडोमीटर में है, घड़ी होती हैं, जो विद्युत मीटर होते हैं, थर्मोमीटर्स होते हैं, वोल्टेज मीटर में वोल्टेज नापने में, इनमें सब जगह एनालॉग कंप्यूटर का काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर अंकों के आधार पर कार्य करते हैं, न कि भौतिक राशियों के आधार पर। इसमें जो संकेत होते हैं वो असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं संकेत। और जो आउटपुट के रूप में होते हैं वो एक गणना करके डिजिट्स के रूप में हमको प्रोवाइड करवाता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह काम करते हैं। इन कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह, संकेतों को कार्य करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है आजकल। इसमें क्या होता है, जो तापमान होता है, धड़कन, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इनके जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको ग्रहण करके बाद में इनको डिजिटल सिग्नल्स के रूप में बदलकर प्रदर्शित किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग के रूप में यानी भौतिक राशि सिग्नल लेता है और बाद में डिजिट्स के रूप में हमको प्रोवाइड करवाता है जो भी रिजल्ट है उसको। ये ब्लड प्रेशर नापने में, जो तापमान है, टेम्परेचर नापने में, हृदय की धड़कन नापने में, इनमें भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जब कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। इनको पीसीबी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो कौन से कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं
लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप्स की किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं पोम टॉप, जो हथेली पे रख के चलाया जाता है, वो भी किसका उदाहरण है? वो भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो लैपटॉप है, पोम टॉप है, नोटबुक कंप्यूटर है, ये भी किसका है? माइक्रो कंप्यूटर। टेबलेट्स होते हैं, ये भी किसके? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर होता है, इससे जो थोड़े से बड़े साइज में होते हैं वो क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर होते हैं। इनमें भी कई बार पूछा जाता है कि मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है या माइक्रो, तो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इनमें एक से अधिक सीपीयू का यूज़ किया जाता है। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनमें, ये जो बैंक होते हैं उनमें और बड़े बड़े कार्यालय होते हैं उनमें काम में लिए जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर होता है और उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी मेमोरी यूज होती है और इनका उपयोग बड़े अनुसंधान रिसर्च में बीमा कंपनियां होती हैं उनमें किया जाता है। ये सटीक रूप से तुरंत, जो रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली उसमें भी मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं, ये तुरंत रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होता है वह सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग है वो वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन, मौसम की भविष्यवाणियाँ करने में और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्र जो रिएक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, इनमें काम लिया जाता है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम था, जिसे सीडेक पुणे ने बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं परम, जो सुपर कंप्यूटर बात कर रहा उसकी बात करते हैं। इसका निर्माण पुणे पुणे में जो सीडेक संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म है, इसने बनाया था। अब जो लेटेस्ट है वो परम 1000, 10,000 आ रहा है, परम अनंत, परम पदम, ये भी क्या है? ये सभी सुपर कंप्यूटर के नए नए सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं इन नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं परम। परम है वो करे XMP नामक सुपर कंप्यूटर आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले जो करे सुपर कंप्यूटर अमेरिका से भारत मंगाता था, पर जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया 1980 के दशक में, तो भारत ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया था। और कुछ नहीं इनमें। और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में, भविष्यवाणी है, इनमें किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के उपयोग आज सब जानते हो आप, ये नॉर्मली हर कंप्यूटर का अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। माइक्रो है, मिनी है, सुपर कंप्यूटर का अलग यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोन में, सब में आजकल ई कॉमर्स सेवाएँ हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से दी जा रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो ATM तकनीक है उसमें भी, ई बैंकिंग में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ई कॉमर्स का ही भाग ई बैंकिंग है एक, ठीक है ना। ई बैंकिंग यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। नेक्स्ट बात करते हैं ये डेस्कटॉप पब्लिकेशन के अंतर्गत आते हैं, जो भी है ये पब्लिकेशन है, ई गवर्नेंस है, ये आगे बातें होंगी। अल्ट्रासाउंड में है, इनमें सब जगह आजकल कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। MRI मशीन्स होती हैं उनमें भी कंप्यूटर का है। कोई भी बीमारी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अस्तित्व में आई। चिकित्सा विज्ञान में भी कंप्यूटर का खूब उपयोग हो रहा है। जेनेटिक्स में हो रहा है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण भी आजकल खूब चल रहा है और इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स में भी काम में आ रहा है। क्लास लर्निंग में है, वर्चुअल क्लासरूम्स में इंटरनेट का काम हो रहा है। रोबोट्स में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टीवी चैनल्स के प्रसारण में भी कंप्यूटर ने स्थान बना लिया है। टीवी चैनल्स हैं उनमें भी कंप्यूटर का खूब उपयोग हो रहा है आजकल। एक है संगीत, यहाँ से है कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यहाँ पे। MIDI की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। मिडी की फुल फॉर्म जो संगीत में प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर का, ये इस मिडी के रूप में किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है।
नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। ये गति है, शुद्धता है, ये गति सबको पता है कंप्यूटर की। नैनो सेकेंड्स में, कुछ ही सेकेंड्स में गणना कर देता है। शुद्धता एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है। और डिलीजेंसी है, थकता नहीं है। ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। यहाँ से पूछा सीधे सकता है कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। डिलीजेंसी यानी सक्षमता, थकता नहीं है कभी भी। स्मरण शक्ति होती है इसमें, जो मेमोरी पावर होते हैं उसमें खूब आंकड़े सेव किए जा सकते हैं। वर्सेटिलिटी होती है कंप्यूटर की। स्वचालित होता है। स्टोरेज बढ़िया होता है। कंप्यूटर की सीमाएं, जो कंप्यूटर होता है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। वर्तमान में कंप्यूटरों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका खूब उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, प्रथम पीढ़ी की जब बात करते हैं, 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर आ सकती है। प्रथम पीढ़ी है वो 1942 से 1955 तक प्रथम पीढ़ी है, वो 1942 ही, ये याद रखना है। और प्रथम पीढ़ी की जो भी वैक्यूम ट्यूब, भूत आकार वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटरों में। किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का। ये याद रखना चाहिए यहाँ से कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उसमें किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आकार में बहुत और बड़ा था। आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इनपुट और आउटपुट के लिए किसका? पंच कार्ड का प्रयोग होता था। मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता था जो मेमोरी होती थी उसके लिए। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें एक तो इनेक और एक इडवेक, ये दोनों कंप्यूटर के नाम याद रहने चाहिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं इनेक और इडवेक। और नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 तक हुई। इनको पीढ़ियों को याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाई जा सकती है कि पहली पीढ़ी है वो 40, ये 10-10 साल का गैप है। प्रथम पीढ़ी है वह 40 से 1942 से और 55 के बीच में, बाद में 55 से 65, इस प्रकार से थोड़ा बहुत 10-10 ईयर्स का अंतर के आधार पर याद कर लेना। सेकंड पीढ़ी है। सेकंड पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर पर आधारित थे सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर। बाद में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार है वो बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? जो सेकंड पीढ़ी थी उसमें। ट्रांजिस्टर क्या है? एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। ट्रांजिस्टर अर्धचालक धातु से बना होता है। जो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी उसका दूसरी पीढ़ी जब आई तो उसमें उसका मॉडिफिकेशन हुआ, उसकी जगह ही ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, किंतु इसका आकार तुलना में बहुत छोटा होता था। ठीक है। और मेमोरी की तकनीक में सुधार हुए। नेक्स्ट बात करते हैं, और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हो गया और चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर को कंप्यूटर को में छोटा कर दिया। इससे क्या हुआ? कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करने से क्या हुआ? कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे ये भी याद रखना जरूरी है। सेकंड पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी के इडवेक और इनवेक कंप्यूटर थे, सेकंड पीढ़ी की बात करते हैं ना, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उनमें IBM 70 और जो सीरीज़ थी IBM 1600 सीरीज, CDC 3600, ये प्रमुख कंप्यूटर थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तृतीय पीढ़ी की। तृतीय पीढ़ी थी कंप्यूटर की वो 1964 से 1975। इसमें क्या हुआ? पहले में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, और तीसरी जो पीढ़ी थी उसमें ICs का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती थी उनका प्रयोग किया गया था। इनसे कंप्यूटर्स का आकार भी छोटा हो गया और कंप्यूटर की जो सटीकता है वो अच्छी हो गई। और जो IC के कारण छोटा हुआ और तीव्र हो गई स्पीड। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें है IBM 360, LCL 1900, वेक्स 750, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी है 75 से 89 तक आई। इसमें जो काम में लिया गया वो VLSI टेक्निक काम में ली गई। VLSI टेक्निक का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कि VLSI तकनीक है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में काम मिलेगी? ये चतुर्थ पीढ़ी में
जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें काम में ली गई VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक थी ये। इसमें क्या हुआ, लाखों ट्रांजिस्टर अन्य इलेक्ट्रिक सर्किट समाये हुए हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी, इसी के अंदर है ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट थे उसमें थे। इस इन परिपथों को माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था, इंटेल कॉरपोरेशन ने किया था। सबसे पहली जो माइक्रोचिप थी वो इंटेल 4004 थी, और जो ये माइक्रोचिप थी इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया, चतुर्थ पीढ़ी में किया गया। VLSI टेक्निक का प्रयोग किया गया, और माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। जो लैपटॉप है जो अपन यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार चतुर्थ पीढ़ी में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो चतुर्थ पीढ़ी में, माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर का आविष्कार चतुर्थ पीढ़ी में हुआ, ये याद रखना है। जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, पंचम पीढ़ी में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लग गया, जो अभी फिलहाल चल रही है ना, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है वो कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में हुआ था, ये 5वीं पीढ़ी में हुआ है, 5th जनरेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंप्यूटर की जो भौतिक भाग होते हैं ना, फिजिकल यूनिट्स, उसमें एक सिस्टम यूनिट होती है, एक इनपुट यूनिट होती है, एक आउटपुट यूनिट होती है। सिस्टम यूनिट होती है ये किन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसमें, अथवा CPU होता है। बॉक्स होता है एक CPU, कंप्यूटर में आपने देखा होगा जो बॉक्स होता है उसको सिस्टम यूनिट या CPU कहते हैं। इसके अंदर ही मदरबोर्ड लगा हुआ होता है और पूरी डिवाइसेज इसी के अंदर फिट रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट, जो भी इनपुट दिया जाता है वो कीबोर्ड की, माउस की सहायता से, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि की सहायता से इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट होता है जो भी आउटपुट हमारे को मिलता है किसकी सहायता से, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इनकी सहायता से जो आंकड़े मिलते हैं, हमको डाटा मिलता है, इसी को आउटपुट कहा जाता है। ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, मेन मेमोरी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो बाहर से ऐड ऑन की जाती है, मेन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती हैं। इधर से इनपुट दिया जाता है, आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही भाग है। अर्थमेटिक लॉजिक, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं, गुणा, भाग, जोड़, भाग, वो सभी ALU में होते हैं। कंट्रोल यूनिट होती है, मेन मेमोरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो CPU होता है ना, वो निर्देशों का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। CPU के अंदर ही मदरबोर्ड होता है, हमेशा कैलकुलेशन करता है, कंट्रोल करता है। इसमें CPU में ही पूरा जो प्रोसेसिंग है वो इसी के अंदर होता है। जैसे हमारा दिमाग का और शरीर पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार CPU है वो कंप्यूटर पर पूरा नियंत्रण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं CPU को 3 भागों में। CPU में पहला भाग है कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, थर्ड भाग है स्टोरेज, जो प्राइमरी मेमोरी होती है CPU के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर होती हैं उसमें कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक रजिस्टर्स होते हैं, वो इंटरनल बस होती है। जो माइक्रो प्रोसेसर जब नहीं आया था उससे पहले कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था, जिसका जो था वो 4004 था। इंटेल 4004 के नाम से पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था 1970 में। अभी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है इंटेल पेंटियम 4, कोर 2 ड्यू, i3, i5, AMD आदि माइक्रो प्रोसेसर अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में पूरा कंट्रोल रहता है, जो भी डाटा आता है, जो भी आउटपुट दिया जाता है, उन पे ये कंट्रोल रखती है कंट्रोल यूनिट। इतना ही याद रखना है और ज़्यादा गहराई में नहीं जाना इसमें। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक ही काम होता है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, इनकी गणितीय क्रियाएं होती हैं, वो सभी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है, बस सफिशिएंट है। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती हैं उसमें रजिस्टर्स लगे रहते हैं और एक्यूमुलेटर्स लगे रहते हैं।
जो डाटा को सटीक उसका जो आउटपुट होता है उसमें काम में लिया जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो मेमोरीज होती हैं। जब मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर में दो मेमोरी होती हैं, एक तो मेन मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल जो बाह्य मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। और एक्सटर्नल मेमोरी एक ही है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज़ का नाम है। बात करते हैं जब मेमोरी का, जो प्राइमरी मेमोरी है वो आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। मेमोरी ये क्या है, सेमीकंडक्टर चिप होती है मेमोरी, उसमें जो पूरा भी डाटा है ना वो रहता है, वो एक सेमीकंडक्टर चिप ही का नाम ही क्या है, मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी। अब बात करते हैं मेमोरी, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इसमें जो अस्थायी मेमोरी होती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कहते हैं, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। एक आगे चल के आएगी रोम जिसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी क्या कहते हैं, इसमें जो भी डाटा होता है, बाद कंप्यूटर अगर लाइट चलेगी तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आ जाती है कीबोर्ड अन्य इनपुट डिवाइसेस प्रक्रिया से रैम में संग्रहित होते हैं, सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस नहीं किया जा सकता या कभी पढ़ा या पुनः नहीं लिखा जा सकता। रैम में सूचनाओं को माइक्रोसेकंड 10वें समय में पुनः संग्रहित कर सकते हैं। रैम में जो डाटा होता है या प्रोग्राम होते हैं वे अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर जब भी बंद हो जाए या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए तो रैम का डाटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसे वो क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थिर मेमोरी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोम। यहाँ से रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है, स्थिर मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है तो भी डाटा नष्ट नहीं होता। ये एक सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी होती है जो हमेशा सेव ही रहती है। जब कंप्यूटर को टर्न ऑन किया जाता है तो स्वतः ही सूचनाएं बूट हो जाती हैं। जो टर्न ऑन होता है कंप्यूटर तब जो बूटिंग प्रक्रिया होती है, यानी जो कंप्यूटर अपना प्रोग्राम है वगैरह चेक करता है और पूरा प्रोसेसिंग, उसको बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बायोस की फुल फॉर्म आ सकती है यहाँ से, सबसे ऊंचा बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म है, यहाँ से ये आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है रोम। रोम कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल रीड किया जा सकता है। एक है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको मिटाया भी जा सकता है, किसकी सहायता से, पेराबिंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। ऐसे नहीं मिटती है क्योंकि अस्थाई होता है, जो रोम में डाटा होता है वो अस्थाई होता है। पर जो ई पी रोम आ रही है आजकल मार्केट में, जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें डाटा को पेराबिंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। एक है डबल ई पी रोम, यानी रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इलेक्ट्रिकली विद्युत तरंगों की सहायता से मिटाया जा सकता है। अब बात करते हैं जो बाह्य मेमोरीज होती हैं, जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं उनकी। एक्सटर्नल मेमोरीज में जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज भी कहते हैं, जो एक्सटर्नल, इसमें क्या होती है, बाह्य मेमोरी में जो हार्ड डिस्क का मिली जाती है, जो फ्लॉपी डिस्क हैं, मैग्नेटिक टेप हैं, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज के एग्जाम्पल हैं। या तो ये मैग्नेटिक होती हैं या क्या होती है, ऑप्टिकल मेमोरीज में का उपयोग होता है इसमें, जो सेकेंडरी मेमोरीज है उनमें। मेमोरी की इकाइयाँ, सबसे मेमोरी की सूचना क्या होती है, बिट के रूप में संग्रहित होती है। सबसे जो छोटी इकाई है मेमोरी की, उसमें बिट बिट के रूप में क्या होती है, सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। बिट किससे मिलकर बना होता है, जो बाइनरी डिजिट्स हैं उनसे मिलकर 0 और 1 से बिट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 का अर्थ प्लस उपस्थित है, जबकि 0 का अर्थ है प्लस अनुपस्थित है। 1 से क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो उपस्थित है, पॉजिटिव। 0 का अर्थ है अनुपस्थित है। ये 0 और 1 जो प्रयोग होता है उसका एक कंप्यूटर की जो लैंग्वेज में प्रयोग होते हैं, 0 1 बाइनरी में 2 ही अंकों का प्रयोग होता है। बिट मेमोरी की क्या है, प्राथमिक इकाई है। बाद में बात करते हैं, बिट है, बाइट है, निबल है। अब देखना आगे,
बिट बिट में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बूझी जा सकती है, क्या है? बिट है। इसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निब्बल। निब्बल में क्या होती हैं? 4 बिट होती हैं, तब एक निब्बल बनती है हमेशा। बिट सबसे छोटी इकाई है और जब 4 बिट होती हैं ना, वो एक जगह होती हैं, तो क्या बनता है? एक निब्बल का निर्माण होता है। 4 बिट से क्या होगा? एक निब्बल होगा। बाद में जब 8 बिट हो जाएगी तो एक बाइट बन जाएगा। 4 बिट से एक निब्बल, जब 4 बिट और मिला दी जाती है तो क्या बन जाता है? एक बाइट बन जाता है। जब 1024 बाइट्स होते हैं तो 1 किलोबाइट बन जाता है। याद रखना है, किलोबाइट, मेगाबाइट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जब 4 बिट होंगी तो क्या होगा? एक ही निब्बल हो गया, एक निब्बल। और जब 8 बिट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? एक बाइट हो जाएगा। ठीक है। और जब इसको अब ऐसे पूछते हैं कि किलोबाइट, मेगाबाइट जो है, इनके बारे में गीगाबाइट है, टेराबाइट है, इनकी जो सीक्वेंस है वो पूछा जाता है। तो इसको ऐसे याद करना है कि एन जी टी, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, के एम जी टी। इनको ऐसे पूछा जाता है। किलोबाइट है सबसे छोटी, उसके बाद में मेगाबाइट आएगी, उसके बाद में गीगाबाइट आएगी, बाद में टेराबाइट आएगी। किलोबाइट है 1024 बाइट होते हैं तब 1 किलोबाइट। जब 1024 किलोबाइट होते हैं तो 1 मेगाबाइट। इस प्रकार से इनको याद रखना है। ये सब याद रखने की MGT याद रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बाइनरी संख्या बनती है उसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। इनसे कोई आपका मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ओक्टल प्रणाली है, ये बहुत एडवांस लेवल की हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली होती है, रूपांतरण होता है इनका, इनसे कोई मतलब नहीं है। जी क्वेश्चन आने के 0% चांस है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कंप्यूटर के जो आधार हैं उनमें काम में लिए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये भी कंप्यूटर के आधार हैं। आपकी जो सूचना प्रौद्योगिकी में टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर के आधार, उसमें एक हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को हम छू के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही हार्डवेयर की एग्जांपल पूछा जा सकता है। हार्डवेयर के CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये किसके हैं? हार्डवेयर की एग्जांपल है। ये भौतिक रूप से होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर को हम छू के देख नहीं सकते, भौतिक रूप से नहीं होती है। और इन निर्देशों का समूह ही क्या है? प्रोग्राम है। ये यहाँ से आ सकता है कि जो इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम्स के रूप में कंप्यूटर में काम किए जाते हैं। सिस्टम में एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के रूप में, एप्लीकेशन कोई भी है जैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं किसी चीज़ को, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमारी प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर। प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोग्राम का जब क्रियान्वयन है उसके लिए बहुत ही ज़रूरत होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता है, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य है कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वो संबंध स्थापित करता है, सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसर, इनको क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 4 प्रकार के हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उस टाइम काम में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन करवाते हैं कंप्यूटर में तब सिस्टम सॉफ्टवेयर काम होता है। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं तब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, और जब एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तब ये काम में लिया जाता है। रेलवे रिजर्वेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, ये सभी इनका काम में लेते हैं। अस्पतालों में पेशेवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में काम में लेते हैं।
नेक्स्ट बात है कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेज हैं। कंप्यूटर की एक तो मशीन लैंग्वेज होती है, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही लो लैंग्वेज भी कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा यानी मशीन लेवल लैंग्वेज। इसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में जब हम कुछ भी आउट इनपुट देते हैं तो 0 1 के रूप में जाते हैं, उसी को निम्न स्तरीय यानी मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है संकेतक के रूप में, वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज सी प्लस जावा, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, वही हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट होते हैं भाषा संधारक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। इसमें कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, इनका प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है, सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर है, असेंबलर भी है, ये ट्रांसलेटर का काम करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करते हैं। उच्च स्तरीय यानी सी प्लस जावा, ये क्या उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, इनको क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो क्या है, कंपाइलर करता है ये काम। इंटरप्रेटर क्या करता है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति इंटरप्रेट करता है, यानी एक पंक्ति पहले जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है उसको हर पंक्ति दर पंक्ति मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, वो ही क्या है, इंटरप्रेटर है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने वाला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर क्या है, असेंबली भाषा में जो भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनको किस में, मशीनी भाषा में चेंज करता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में असेंबलर द्वारा चेंज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग में काम आते हैं, जैसे MS डोस है, विंडोज़ है, लिनक्स है, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में काम आते हैं, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट मैनेजमेंट में काम में आते हैं, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक यूजर इंटरफेस में काम है, यूटिलिटीज़ होती हैं जो प्रोग्राम की जटिलताओं को दूर कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता भी क्यों इसी काम में ली जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो डोस है, विंडोज है, ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइनक्स है। लाइनक्स क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे यूजर है, इसको काम में ले सकते हैं एक साथ में। तो लाइनक्स क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करें, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसी काम में आते हैं। आंकड़े संग्रहण लाइन बनाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम की सहायता से अधिक आंकड़े हैं ना वो संग्रहित किए जा सकते हैं। इससे कोई क्वेश्चन या नहीं संभव नहीं। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कंप्यूटर किससे बना है, ये सब पढ़ लिए। परिष्कृत आंकड़े होते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। कंप्यूटर उपयोग है,